सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो हम पाठ पढ़ रहे हैं सांवले सपनों की याद, जो कि एक संस्मरण है और उसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन अपने संस्मरण में कहते हैं कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वे आज भी हमारे ख़यालों में जीवित हैं। आज भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे आसपास हैं। उसी प्रकार जैसे कृष्ण को हमने वृंदावन में देखा नहीं, कभी कई साल पहले वो रहे होंगे वृंदावन में, लेकिन हमें आज भी ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण वृंदावन में हैं। आज भी हम यमुना पर जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये वही स्थान है जहाँ कृष्ण ने कभी रासलीला की थी, जहाँ कभी मक्खन की हांडियाँ फोड़ी थीं, दूध दही खाया था, बांसुरी बजाई थी। तो वो सारी चीज़ें आज भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण कहीं से आ जाएंगे और अभी बांसुरी बजाने लगेंगे। वैसे ही लेखक को लगता है कि सालिम अली अभी कहीं से दूरबीन गले में लटकाए हुए आ जाएंगे। आगे मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मिथक कहते हैं पुराने विश्वास, अर्थात यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि जो हमारे एक विश्वास की दुनिया है, जो हमारे पुराने विश्वास हैं कि यहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ ऐसा होगा, तो वो जो हमारे पुराने विश्वास हैं, अगर हम उन पर नज़र डालें तो उनसे पहले हमें उस व्यक्ति पर भी नज़र डालनी चाहिए जो कमज़ोर शरीर वाला है और जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। अर्थात लेखक यह कहना चाहता है कि अगर हम इन सवालों के जवाब तलाश करने की सोचें कि ऐसा हमें क्यों लगता है कि ऐसा कभी हुआ होगा, जो कृष्ण के विषय में उन्होंने उदाहरण दिया है, तो ऐसा क्यों होता है आज भी लोगों के साथ कि लोगों को लगता है कि जैसे यहाँ पर कृष्ण है, क्योंकि उन्हें विश्वास है। और यह विश्वास क्यों है, हम इस बारे में इसका जवाब तलाश करें, जवाब ढूंढें, तो उससे पहले हमें क्योंकि वो सालिम अली से बहुत प्रेम करते थे, सालिम अली के बहुत नज़दीक थे, तो उन्हें लगता है कि जैसे सालिम अली उनके आसपास ही हैं। उम्र की शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। सालिम अली की मृत्यु के समय वे लगभग 100 साल के होने वाले थे। संभव है, शती कहते हैं 100 वर्ष का समय, संभव है लंबी यात्राओं के थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेखक यहाँ पर बताता है कि सालिम अली हमेशा यात्राओं पर रहे और यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था और उनकी मृत्यु का कारण थी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली का पूरा जीवन ही पक्षियों की सुरक्षा के लिए समर्पित था और वे अंतिम समय तक भी, अर्थात बीमारी के समय में भी, वे पक्षियों की तलाश करते रहे और उनकी सुरक्षा करते रहे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। लेखक यहाँ पर कहता है कि उनके आंखों पर जो दूरबीन चढ़ी हुई थी, यानी वो हर समय अपने गले में दूरबीन लटकाए रहते थे, तो उनके गले में लटकने वाली जो दूरबीन थी वो उनके मौत के बाद ही उतरी थी। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि वे हमेशा अपने गले में दूरबीन लटकाए रहते थे और किसी ने भी उन्हें बिना दूरबीन के नहीं देखा था। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए थे।
लेखक यहाँ पर कहता है कि एकांत क्षणों में अर्थात जब वे अकेले होते थे तो उन्हें बिना दूरबीन के भी देखा गया था, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे। क्योंकि ज़ाबिर हुसैन उनके मित्र थे तो वे अक्सर उनसे मिलते रहते थे, तो उन्होंने कभी कभी उनको बिना दूरबीन के भी देखा था। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। यहाँ पर लेखक कहता है कि क्षितिज कहते हैं बेटा ऐसा स्थान जहाँ पर हमें दूर तक जब हम देखते हैं तो धरती और आसमान हमें मिलते हुए नज़र आते हैं, तो उस स्थान को कहते हैं क्षितिज। तो लेखक यहाँ पर कहता है कि इतनी दूर अर्थात वे क्षितिज को भी ऐसा लगता था जैसे वह छू रहे हों, तो उन नज़रों में वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है, अपने घेरे में बांध लेता है अर्थात प्रकृति को भी अपने प्रभाव में ले लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। अर्थात वे ऐसे लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे, बल्कि प्रकृति को ही अपने प्रभाव में ले आते थे। उनका मानना उन्होंने प्रकृति को अपने प्रभाव में ले लिया था, अर्थात वे प्रकृति के साथ बिल्कुल घुल मिल गए थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी यानी बनाई थी। उन्होंने प्रकृति में एक अपनी दुनिया बसा ली थी और उनके लिए प्रकृति की जो दुनिया थी वो हंसती खेलती और रहस्य भरी थी। हंसती खेलती यानी खुशियों से भरी हुई। उन्हें लगता था कि जैसे प्रकृति में चारों ओर खुशियाँ भरी हुई हैं और एक रहस्य भी है, रहस्य एक अनजाना जिसे वो हमेशा ढूंढते रहते थे। उनके लिए प्रकृति में हर रोज़ नई नई चीज़ें उन्हें देखने के लिए मिलती थीं। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। कोई भी आम व्यक्ति प्रकृति की दुनिया में प्रवेश नहीं पा सकता। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तहमीना सालिम अली की पत्नी थी और उन्हें प्रकृति के साथ जीवन जीने में तहमीना ने उनकी काफ़ी मदद की थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी, अर्थात स्कूल के दिनों में उनके साथ पढ़ी थीं। यहाँ पर लेखक ने सालिम अली के जीवन को एक तरह से प्रकृति के प्रति समर्पित बताया है। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। वे सालिम अली जो थे वो एक दिन चौधरी चरण सिंह से मिले और उन्हें केरल की जो साइलेंट वैली थी उसके विषय में बताया कि वह रेगिस्तानी हवा के झोंकों से उस वैली को नुकसान पहुंच रहा है। चौधरी चरण सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, अर्थात वे समझते थे क्योंकि वह गांव के रहने वाले थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा था उसने उनकी आंखें नम कर दी थीं। अर्थात सालिम अली ने जब उन्हें उस साइलेंट वैली के विषय में बताया और उसकी रक्षा का अनुरोध उनसे किया
तो जब उन्होंने साइलेंट वैली का जो चित्र था, अर्थात उसका जो वर्णन किया कि किस तरह से रेगिस्तानी हवाओं के कारण उस वैली को नुकसान पहुंच रहा है, तो चौधरी चरण सिंह की आंखें आंसुओं से भर गईं।